नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और जिला अस्पताल सागर से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। श्रोताओं, हम बता दें कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में वाटर बॉर्न डिजीज यानी जल जनित समस्या, जिसे हम डायरिया या दस्त के नाम से जानते हैं, वो कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो इसके बारे में हम बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से आज बातचीत करेंगे और डॉक्टर ब्रजेश यादव साहब इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि डायरिया या दस्त की समस्या क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, एक आम आदमी इसकी पहचान कैसे करे। तो डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे डायरिया या दस्त जिसे हम कहते हैं क्या है और एक आम आदमी इसके लक्षणों की पहचान कैसे कर सकता है। देखिए, डायरिया यानी कि दस्त अपने आप में एक ऐसी समस्या है जहां पर बच्चे को, एक बच्चों का डॉक्टर हूं तो बेसिकली बच्चों के बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा कि वो बच्चे को जो है नॉर्मल स्टूल मतलब पॉटी जो बच्चा करता है उसकी कंसिस्टेंसी कहीं से भी चेंज हो जाती है, पतले करने लगता है और 3 से ज्यादा बार करता है दिन भर में, तो उसको हम बोलते हैं कि इसको डायरिया हो रहा है। और डायरिया का मतलब यही है कि जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज आ जाना। और इसके लक्षण जो होते हैं पानी की कमी से स्टार्ट होते हैं। पानी जो दस्त में लॉस होता है और उसकी वजह से शरीर में जो चेंजेस आते हैं वो लक्षण के रूप में दिखते हैं, जिनमें कि प्यास लगना बार बार, बच्चे को ज्यादा पानी की कमी हो जाती है तो बच्चा सुस्त होने लगता है, उसके बाद वॉमिटिंग साथ में कई बार होती है, उल्टी होती है कई बार बच्चों को, और आंखें धंसने लगती हैं, इसके साथ साथ पेशाब कम होने लगती है, स्किन पिंच बोलते हैं जिसकी स्किन जो है सिकुड़ जाती है। तो ये सब लक्षण उसके साथ में उसके आते हैं। जी, त्वचा में लचीलापन खत्म हो जाता है, जी, आंखें धंसने लगती हैं और पानी का बहुत ज्यादा शरीर से नुकसान हो जाता है, निकल जाता है पानी शरीर से। तो पानी जो डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि शरीर से निकल जाता है, जिसे निर्जलीकरण की अवस्था कहते हैं, तो ये क्यों होता है और पानी शरीर में बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए, दस्त में मुख्य रूप से समस्या यही होती है कि पानी का लॉस होता है। दस्त जब भी बच्चा करेगा तो शरीर के अंदर आंतों में से पानी का अब्जॉर्प्शन न हो पाने की वजह से एक तो पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, दूसरा उसमें जो बच्चा पानी पी भी रहा है थोड़ा बहुत, वो भी जो है आंतों से होकर के लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जा रहा है, तो पानी की कमी होने लगती है। इसी वजह से समस्या होती है। तो मुख्य रूप से जो ध्यान रखने वाली बात इसमें होती है वो यही, केवल पानी बच्चा अगर पीता रहे, अगर कुछ और नहीं मिल पा रहा है तो सादा पानी भी पीता रहेगा तो भी समस्या नहीं होती है। हालांकि हमारे देश में और हमारे हर अस्पताल में, छोटे से छोटे अस्पताल में ORS का घोल बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है। तो ORS को प्रॉपर तरीके से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बना करके उस बच्चे को अगर देते रहे, एडल्ट्स के लिए भी बात कर रहे हैं अगर, कि वयस्कों को भी अगर हम देंगे तो भी कोई समस्या कभी होने नहीं पाती है। तो उसको बनाने का विधि जो है वो मैं बताना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और ज्यादातर लोग इसमें गलती कर देते हैं। मैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखता हूँ, मतलब अस्पताल में भी देखता हूँ और आसपास भी देखता हूँ कि लोग ORS का घोल खोलते हैं और अगर छोटा बच्चा है, बड़ों में तो लोग 1 लीटर में बनाते हैं उसको, जहां जैसा लिखा होता है, परंतु छोटे बच्चे में यूजुअली वो लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच पाउडर मिला लिया उसमें और उसको घोल करके पिलाने लगते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। इसको बनाने का सही तरीका यही है कि उसको 1 लीटर की बोतल या एक जार जिसमें आप 1 लीटर पानी नाप सके, उसके अंदर एक पूरा पैकेट इकट्ठा एक बार में डालें, जिससे उसका घोल बराबर कंसंट्रेशन का बन सके और उसमें से निकाल के बार बार उस बच्चे को पिलाएं। जितनी बार दस्त लगते हैं बच्चे को, अगर कोई और समस्या नहीं है, बच्चा मतलब लस्त नहीं पड़ रहा है, सुस्त नहीं पड़ रहा है, तो हर दस्त के साथ में, अगर 1-2 महीने से छोटा बच्चा है तो 5 चम्मच हर दस्त के बाद उसको पिलाएं। और अगर बच्चा 2 महीने से लेकर के 1 साल तक का है तो 50 से 100 ml के आसपास ORS घोल उसको हर दस्त के बाद पिलाएं। अगर उससे बड़ा बच्चा है तो 200 से 400 ml जो है उसको हर दस्त के बाद पिलाएं, जिससे कि मतलब पानी की कमी शरीर में नहीं होने पाएगी। ORS के अलावा जिंक का बहुत बड़ा रोल है जो दस्त को रोकने में होता है। ये चीजें आपको किसी डॉक्टर से न भी पूछें और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इसमें कोई हानिकारक सब्सटेंस नहीं है। तो जिंक और ORS जो है वो एक तरीके से जीवन रक्षक का काम करते हैं दस्त के अंदर। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर साहब बताई कि ORS का घोल तो हर जगह लगभग उपलब्ध है, मेडिकल स्टोर से लेकर सरकारी चिकित्सालय में, लेकिन यदि आपको ORS का घोल नहीं मिल पाता है तो ORS का घोल कैसे बनाना है ये आपने बताया। और जिंक और ORS ये दोनों मिलकर के जीवन रक्षक घोल का काम करता है किसी भी शिशु के लिए।
और लगातार इसकी आपूर्ति करते रहना खासकर दस्त की अवस्था में बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हम इसके कारणों को भी और थोड़ा सा गहराई से जानना चाहेंगे कि दस्त आखिर क्यों किसी शिशु में या किसी वयस्क में शुरू हो जाता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या ये वायरल होता है, क्या ये बैक्टीरियल होता है, क्या ये दूषित खान पान से होता है, जो भी इसके संभावित कारण हो सकते हैं उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, दस्त जो है होना यानी कि अपने इंटेस्टाइन में, अपनी आंतों में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन पहुंच गया है। ये इन्फेक्शन जो है, संक्रमण जो है, ये वायरस का भी हो सकता है और बैक्टीरिया का भी हो सकता है, इवन फंगल भी होता है बहुत रेयर केसेस में। बस मोर कॉमन जो होते हैं वो वायरस और बैक्टीरियल होते हैं। और अगर बात करें बच्चों की, तो छोटे बच्चों में तो वायरल बहुत कॉमन है। ऑन एन एवरेज, एक एवरेज सामान्य देखा जाए तो 40 to 60% जो है छोटे बच्चों में होने वाले दस्त वायरल होते हैं। तो वायरल दस्त के लक्षणों में अगर और गहराई में जाए तो रोटा वायरस, वो वायरस जो है मेन वायरस है जिनसे होते हैं। हालांकि आजकल इम्यूनाइजेशन, अच्छा टीकाकरण हो रहा है जिसमें रोटा वायरस को कवर किया जाता है। जो होने की संभावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि साथ में इसके ये देखें कि वायरस का घोल पिलाने के साथ में एंटीबायोटिक लोग बहुत यूज करने लगते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वायरस से होने वाला 40-60% केसेस है, तो उसमें एंटीबायोटिक का ज्यादा रोल नहीं होता है। तो उनका रोल वहीं पर है जहां पे बैक्टीरियल है। तो ये समझना जो है आपके लिए आसान नहीं है, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप ORS और जिंक तो जरूर इस्तेमाल करें। उसमें कोई नुकसान नहीं, वो सब बच्चों को, सब वयस्कों को दे सकते हैं दस्त के साथ में होने की। जी, बहुत बेसिक बात आपने बताई कि ORS और जिंक का घोल आपको देना है। और कई बार होता है कि ओवर द काउंटर पे जाकर के मेडिकल स्टोर से आप सीधे जो है एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। और आपने बताया कि 40 से 60% जो है वो वायरस से होता है, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल का कोई काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लोग समझते नहीं है। इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। हमें भी फोर्स करते कि सर एंटीबायोटिक तो लिख दो। हाँ, जबकि वो बेसिक जो दवाइयां होती है, मेडिकेशन होते हैं, उनसे वो ठीक हो सकते हैं। उसमें थोड़ा समय लगता ही है एक्चुअली। अगर हम देखेंगे कि 3 से 4 दिन लग जाता है, जो रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है उसको समाप्त होने में 4 से 5 दिन कई बार लग जाता है। तो उसमें हम घबरा करके एंटीबायोटिक दे भी देंगे और नहीं भी देंगे तो भी जो 3 से 4 दिन लग जाता है। और हम कई बार सोचते हैं कि वो एंटीबायोटिक जब से स्टार्ट किया तब से वो ठीक हो गया। हुआ है। तो लोगों में थोड़ा सा भ्रांति इसकी, यानी इसकी जो हम पीरियड की बात करें, एक जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात हम करते हैं, 3 से 4 दिन मतलब इसमें सामान्यतः लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब इन्फेक्शन बच्चे को लगा और उसके लक्षण आए। ठीक है, ये तो इसका कोर्स ऑफ इलनेस हो गया एक तरीके से, कि बीमारी कितने समय तक रहती है। तो रोटा वायरस या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो 3 से 4 दिन तो वैसे भी रहता ही है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि उस बच्चे को पानी की कमी ना हो, निर्जलीकरण की अवस्था ना हो। तो उसके लिए पानी पिलाते रहें। आपके आसपास जो भी मतलब सामान्य लिक्विड पदार्थ जो है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मैं बताऊंगा आपको, अत्यंत मीठे पदार्थ है ना, शरबत हो गया या बाजार में मिलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो है, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ में एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, ये सब चीजें कहीं से भी एनर्जी नहीं देती हैं, उल्टा नुकसान करती हैं दस्त के अंदर। तो दस्त में फायदा देने वाली जो चीजें होती हैं उसमें नारियल पानी बहुत अच्छा है अगर अपन नेचुरल चीज लेना चाह रहे हैं तो। और साथ में ORS का घोल जितना चाहे उतना पिलाएं, कोई समस्या नहीं उससे। फल का जूस वगैरह, फल का जूस भी अगर अनस्वीटेंड है, मतलब शक्कर नहीं डाली है उसके अंदर अलग से, तो फायदेमंद है। क्योंकि ORS में भी अगर हम उसका कंपोजिशन देखेंगे तो सॉल्ट रहता है, नमक रहता है और थोड़ा कम मात्रा में जो है शक्कर रहती है। तो ज्यादा शक्कर अगर ORS में भी रहेगी तो वो भी नुकसान करता है। तो जितना बॉडी को पानी अब्जॉर्प्शन कराने के लिए जरूरी है, मतलब हम जो पानी पी रहे हैं वो आंतों से अब्जॉर्ब होकर के शरीर को लगे, उतना ही शक्कर उसमें रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो नारियल पानी बेस्ट रहता है या फिर ORS का घोल। जी डॉक्टर साहब, बहुत स्पष्ट तरीके से आपने बताया कि पानी के साथ क्या चीजें अतिरिक्त आप दे सकते हैं। और यदि हम बात करें दूषित पेयजल की, क्योंकि बारिश के मौसम की हम बात कर रहे हैं और डायरिया का प्रकोप इस मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है हमारे आसपास के क्षेत्रों में, दूषित पानी और दूषित भोज्य पदार्थ, इन दोनों का कितना योगदान होता है डायरिया के प्रकोप को बढ़ाने के लिए? वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, तो बेसिकली होती ही दूषित पदार्थों के सेवन से हैं। जी, तो या तो वो डायरेक्टली हमारे मुंह में कोई चीज जा रही है, पानी हमने गंदा पी लिया या कुछ इन्फेक्टेड खाना खा लिया उसकी वजह से, या ज्यादातर बार ये होता है कि हमारे हाथ साफ नहीं है या बच्चे के हाथ साफ नहीं है, बच्चे ने हाथ ठीक से नहीं धोया, पॉटी करके आया बच्चा है ना, उसके बाद उसने हाथ नहीं धोया और खाना खाने बैठ गया, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन लग जाता है। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं फीको ओरल रूट। तो इसकी वजह से ही इन्फेक्शन होता है, जो पानी गंदा हो या जो हम खाना खा रहे हैं वो गंदा हो, या जिस माध्यम से हम खा रहे हैं अपने हाथ वो साफ नहीं है, तो उसकी वजह से ही इन्फेक्शन होते हैं ज्यादातर। साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है आपके कहने का मतलब। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट, हैंड वॉश बहुत जरूरी है और छोटे बच्चों में ये आदत जो है डलवाना, जी, उनके संस्कार में और उनकी आदत में ये बात शामिल करवाना बहुत आवश्यक है।
ये उनके बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आपने बताया कि 3 से 4 दिन का समय लगता है, लेकिन डायरिया की यदि हम अलग अलग स्थिति की बात करें, अलग अलग स्टेजेस की बात करें, तो डायरिया के स्टेजेस क्या क्या होते हैं और किस स्टेज में कितना समय लगता है? देखिए, डायरिया 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है एक्यूट डायरिया, जो ज्यादातर 90% केसेस जो हमारे आसपास हम देखते हैं वो एक्यूट डायरिया के ही होते हैं, और जो हम सलाह आपको दे रहे हैं वो ज्यादातर एक्यूट डायरिया के केसेस मानकर ही दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों में यही समस्या होती है। दूसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया और तीसरा होता है क्रॉनिक डायरिया। ये ऐसी बीमारियों में होता है जिनको, जैसे किसी को आंतों में कोई बीमारी है, सीलिएक डिजीज है, कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है, वो वाली बीमारियों में होता है। तो नॉर्मल सामान्य बच्चे को जो होता है वो एक्यूट डायरिया होता है। इसके अलावा एक लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से भी होता है, तो वो भी जो है कई बच्चों में जो है लैक्टोज को पचाने वाला जो लैक्टेज नाम का एंजाइम होता है वो नहीं होता है उनके हाथों में, या कई इन्फेक्शन होने के बाद, सेकेंडरी बोलते हैं उसको। एक प्राइमरी होता है जिसमें वो जन्म से ही नहीं होता, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी लैक्टेज इंटॉलरेंस, कोई इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो एंजाइम चला जाता है, खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए, तो तब दस्त लगने लग जाते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है। पर ये केसेस हमको ज्यादा मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें लोगों को भ्रांति होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम सबको ये सलाह देंगे कि एक्यूट वाटरी डायरिया इसी को मान के और इसका ट्रीटमेंट लें। उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर सही व्यक्ति है उसका परामर्श देने के लिए कि आप किस अवस्था में है, और ज्यादातर डायरिया आपने बताया कि वो प्रारंभिक अवस्था एक्यूट स्तर तक ही होता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आसपास के क्षेत्रों में मान लीजिए डायरिया का प्रकोप होता है और डॉक्टर के परामर्श के लिए वो तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं, मान लीजिए रात के समय में किसी को समस्या आती है, तो कुछ घरेलू नुस्खे या उपचार आप बताइए ताकि डॉक्टर के परामर्श तक पहुंचने से पहले व्यक्ति अपने आप को हाइड्रेट रखे, अपने आप को स्वस्थ रखे और गंभीर अवस्था की तरफ ना बढ़ जाए रोगी। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि तुरंत आप डॉक्टर के पास किसी भी कंडीशन में आसानी से पहुंच जाए जरूरी नहीं है। तो इसके लिए ये याद रखना है कि अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो माँ का दूध पीता है, तो आप उसको माँ का दूध बार बार पिलाएं। उसमें कुछ ये घबराने की बात नहीं है कि दूध पिलाएंगे तो और दस्त लग जाएगा। इससे बच्चे को दस्त लगते हैं तो लगने दीजिए, कम से कम पानी की कमी नहीं होगी तो बच्चा कभी भी सीरियस नहीं होने, गंभीर नहीं होने पाएगा। दूसरी बात, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 6 महीने से ऊपर का है, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि उसको ORS का घोल, पर उसको बनाने का तरीका वैसे ही 1 लीटर पानी में एक बार में पूरा पैकेट, जो सरकारी वाला पैकेट आता है, सरकारी अस्पतालों में मिलता है ORS का घोल, वो 1 लीटर के हिसाब से रहता है। उसके पैकेट के पीछे साफ साफ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है कि कितने पानी में इसको घोलना है। जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध होता है वहां पर जो 200 ml में बनाने वाला घोल भी रहता है, तो हर पैकेट के पीछे लिखा रहता है कितने ml पानी में इसको घोलना है। उसी पानी में उसको उतने ही अमाउंट में घोलें और उसमें से निकाल के बार बार पिलाएं। उसको ढक के रख सकते हैं, एक बार बना ले तो 24 घंटे तक इसको रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 24 घंटे के बाद आप चाहे तो इसको फेंक करके दूसरा पैकेट फिर से बना सकते हैं, अगर 24 घंटे में पूरा खत्म नहीं हो पाया तो। इसके साथ में आप बच्चे को जिंक की टैबलेट, मेरा सलाह है कि आप सब घर में रखें, नहीं तो गांवों में हर आंगनवाड़ी केंद्र पर भी ये शासन के द्वारा उपलब्ध रहते हैं। हमको कई बार जानकारी नहीं होती है कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर नहीं है तो अब क्या करें, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र अगर आपके आसपास जहां भी है वहां भी ये सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं दोनों। इसके अलावा बच्चे को केला खिलाएं, केला खिलाने से बच्चे को बहुत दस्त में आराम पड़ता है। इसके साथ में दही दही के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब दस्त पे फायदा करते हैं, प्रोबायोटिक का काम करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि ORS का घोल देना है, इसको कितनी भी बार दे सकते हैं आप? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने अंतराल पे आपको देना है? जिंक की गोली का क्या अंतराल होना चाहिए? देखिए, जिंक जो है उसका डोज रहता है, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो जो हमारे पास गोली आती है उसकी आधी गोली रोज एक बार देनी है। वो 10 mg हो जाता है। टैबलेट आती है 20 mg, 20 mg की आती है, तो उसका आधा टुकड़ा हम अगर 6 महीने से छोटा है तो देना है। और 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आप पूरी गोली रोज दें और इसको कम से कम 2 हफ्ते तक दें। 2 हफ्ते तक देने का प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि दस्त भले ही आपके 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, परंतु जिंक का काम आंतों को मजबूत करने में रहता है। आगे लगने वाले दस्त की संभावना इससे कम हो जाती है, इसलिए हमेशा इसको 2 हफ्ते तक दें, बीच में रोकने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा जो आपने बताया ORS का घोल जो है, मैंने जैसे बताया आपको कि शुरू में बच्चे को ज्यादा दस्त नहीं लगे हैं और पानी की कमी ज्यादा नहीं हुई है, बच्चे की ज्यादा डलनेस नहीं है, सुस्त नहीं है बच्चा, आंखें धसी हुई नहीं है, केवल दस्त लग रहे हैं और बच्चा खेल रहा है, मतलब एक्टिव है, तो आप उसको हर दस्त के बाद केवल ORS पिलाएं। और अगर 2 महीने से छोटा बच्चा है तो 5 चम्मच, और 2 महीने से लेकर के 1 साल तक का बच्चा है तो उसको 50 से 100 ml, और बड़ा बच्चा है तो 200 से लेकर 400 ml तक हर दस्त के बाद दें उसको। डॉक्टर साहब, क्या कोर्स होना चाहिए
दवा का, ORS घोल का, जिंक का वो आपने बताया, और जिंक की गोली आपने बताया कि ठीक होने के बाद भी आप दे सकते हैं। दांतों के मजबूत होने के लिए वो जरूरी है, और शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी होती है वो भी उससे पूर्ति होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं, उनमें दस्त की समस्या आमतौर पर होती ही होती है, लेकिन उस दस्त की समस्या को, यानी आम दस्त की समस्या को, क्या उसे डायरिया मान लेना और डायरिया समझ के उसका इलाज करना या घबरा जाना, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, छोटे बच्चों जो न्यूबॉर्न जिनको बोलते हैं, उनमें बार बार पॉटी करना, बार बार दस्त करना, इसको दस्त नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, बार बार उनका स्टूल पास करना ये बहुत कॉमन बात है, और ये कई बार ये होता है, सामान्य होता है, परंतु अभिभावक समझ नहीं पाते इस चीज को और वो घबराते हैं, उनको लगता है उनका बच्चा दस्त कर रहा है। तो छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं वो 8 से 10 बार नॉर्मली भी कर सकते हैं, और उनका 8 से 10 बार मल त्याग करना नॉर्मल होता है। उससे ज्यादा अगर होता है तो आप जरूर कंसल्टेशन लें किसी डॉक्टर के पास। हालांकि इसके साथ में अन्य लक्षणों का भी ध्यान रखें। अगर बच्चा सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, दूध पीना छोड़ रहा है और बार बार ज्यादा सो रहा है, पेशाब कम कर रहा है, तो आप समझें कि ये दस्त के लक्षण इसको आ रहे हैं। अगर बच्चा खेल रहा है, एक्टिव है और उसको दूध पी रहा है अच्छे से, तो उसको कोई ज्यादा समस्या नहीं है और ये सामान्य होता है। जी, डायरिया और सामान्य जो आप बोल रहे हैं मल त्याग करने की प्रक्रिया होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है और बाकी लक्षण उसके साथ जुड़ते हैं, तब आप उसे दस्त के रूप में देख सकते हैं और डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। एक बहुत व्यापक चीज समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे। कई बार देखा जाता है कि एक क्षेत्र विशेष में चीजें एक एपिडेमिक के रूप में फैल जाती हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि उनके पानी पीने का स्रोत शायद दूषित था और एक ही पानी के स्रोत से वो गांव में या उस क्षेत्र में लोग पानी पी रहे थे, बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं और कैसे बचें, और जब आपको पता चल गया है कि हाँ इसी कारण से चीजें हो रही हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र पे, ग्रामीण परिवेश में लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे सीन को अपन एपिडेमिक के रूप में बोलते हैं, और ऐसे चीजें जो है कोई कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वहां से फैलती हैं। जैसे कोई कुआं है किसी गांव में, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन फैल गया है, कोई इन्फेक्टिव सोर्स आ गया उसके अंदर, या बोर है जहां पे इन्फेक्शन हो गया, उसका पानी सब लोग पूरा गांव पी रहा है, तो वहां पे ये प्रकोप फैलता है तो पूरे गांव को ही फैलने लग जाता है जी। तो जब भी ऐसा सीन दिखता है कि 2-4 लोग बीमार पड़ रहे हैं इकट्ठा लाइन से, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये पानी वाले सोर्स को ही देखना चाहिए, कहां से पानी ले रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश करें। नहीं बदल सकते हैं तो उबाल करके पानी इस्तेमाल शुरू कर दें। कम से कम उबाल करके पानी पीना इस मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में, तो मैं सबको सलाह दूंगा कि आप पानी उबाल करके उसको ठंडा करके रखें और उसको पिलाएं। उससे आपके 99% जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे सेफ तरीका, सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि अगर पानी का सोर्स आपको लगता है कि संदेह से भरा हुआ है, तो आप पानी को उबाल करके ठंडा करके पीजिए। सबसे सरल और सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक उपाय ये है। डॉक्टर साहब, कोई और बात चलते चलते आप ऐड करना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे डायरिया से बचने के लिए, बच्चों के लिए खासकर? जो मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब मैं रोज जो पेशेंट देखता हूं उसमें मैंने देखा है कि कई लोग जो है बोतल से दूध पिलाते हैं बच्चों को, और इवन बड़े बच्चे हो जाते हैं, मतलब साल भर का, 1.5 साल का भी हो गया बच्चा, तो भी वो बोतल से दूध पीता आ रहा है। तो मेरी सलाह शुरू से ये सबको रही है और अभी भी मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि एक कॉज है, ये कारण है जिसकी वजह से दस्त होता है। क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते, बॉटल फीडिंग से बॉटल का जो निप्पल होता है उसको हम एकदम अच्छे से साफ नहीं कर सकते, उसके अंदर हमारी फिंगर नहीं जा सकती, मांझ नहीं सकते उसको अच्छे से। तो मेरी सलाह है, जो पहले तो 6 महीने से छोटे बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध स्तनपान करवाएं। बाई चांस वो नहीं करा पा रहे हैं, कुछ भी कारण है, तो कटोरी में लेकर के चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश करें बच्चों को। बॉटल फीडिंग को अवॉइड करें। बॉटल फीडिंग अवॉइड करने से बहुत सारे केसेस जो है दस्त के कम हो सकते हैं। और हमेशा हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें। बच्चे को हाथ धोना, मल त्याग करने के पश्चात, खाना खाने से पहले हाथ धोना अवश्य सिखाएं। साबुन से 1 से 2 मिनट के बीच में हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन करें। पानी उबाल करके पिए। इस मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में पानी अच्छा साफ नहीं आता है, तो पानी को हमेशा उबाल करके उसको ठंडा करके स्टोर करके रखें, उसमें से आप निकाल के पानी दिन भर पिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण सलाह आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक गई, और बहुत छोटे छोटे सरल उपाय आपने बताए कि कैसे डायरिया और दस्त के ऊपर हम काबू पा सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं, और किसी भी रोग के पीछे कारण होता है, उसके कारण को समझ करके उसका हम निवारण कर सकते हैं और उस रोग से निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव साहब, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल सागर से हमारे बीच आप आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण बातें डायरिया के बारे में बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।